वेलकम टू दिस जंगल भाई फाइनली थिएटर में आ चुकी है और ये वेलकम टू दिस जंगल मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो है। तो भाई अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो थोड़ा सतर्क हो जाओ, आगे स्पॉइलर होने वाली है, ठीक है ना। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करती है। इस फिल्म का कहानी शुरू होती है एक बड़े बिजनेसमैन से जो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसे खबर मिलती है कि जल्द ही सरकार बदलने वाली है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी कंपनी में सालों से चल रहा टैक्स का घोटाला सबके सामने आ जाएगा। अब उसे किसी भी तरह कंपनी को भारी नुकसान में दिखाना था, इसलिए वो अपनी बेटी जेनी और पूरी टीम को मीटिंग में बुलाता है। वो सबके सामने ये प्रॉब्लम रखता है कि कोई ऐसा आइडिया बताओ जिससे कंपनी को करोड़ों का घाटा दिखाया जा सके। अब वहाँ बैठे लोग एक से बढ़कर एक अजीब आइडिया देने लगती है। जेनी तो कहती है कि पेट्रोल पंप को 10 मंजिल ऊपर खोल देते हैं, वहाँ कोई कस्टमर आएगा ही नहीं, बताओ, और कंपनी को लॉस में दिखाना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके पापा को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी उसका सेक्रेटरी दुबे एक अलग ही प्लान देता है। वो कहता है कि अगर हम बहुत बड़े बजट की एक फ्लॉप फिल्म बना दे तो सबको लगेगा कि कंपनी का पैसा उसी फिल्म में डूब गया। बिजनेसमैन को ये आइडिया पसंद आ जाता है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पैसा कहाँ गया, कैसे गया, किस पर खर्चा हुआ, ये समझाना वैसे भी आसान नहीं होता। दुबे से कहता है कि जल्दी से कोई डायरेक्टर को ढूंढो। फिर दुबे की तलाश जाकर खत्म होती है दो परेशान डायरेक्टर्स पर, जिनका नाम था देव और दास। दोनों पहले से ही अपनी जिंदगी और काम में बुरी तरह फंसे हुए थे। दुबे उन्हें सीधे अपने मालिक के पास ले आता है। मीटिंग में जेनी उन्हें फिल्म का बजट बताती है, पूरे 2000 करोड़ रुपए। इतना बड़ा अमाउंट सुनकर देव और दास के होश उड़ जाती है। दोनों को समझ आ जाता है कि जिंदगी में ऐसा मौका और दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो तुरंत फिल्म बनाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि फिल्म का हीरो कौन होगा। दास एक एक्टर का नाम सजेस्ट करता है। वो बताता है कि राजीव नाम का एक्टर कभी बहुत बड़ा सुपरस्टार हुआ करता था, लेकिन अब उसका करियर पूरी तरह डाउन हो चुका है। टीम राजीव से मिलने जाती है। जब उससे फीस पूछी जाती है तो वो झिझकते हुए कहता है सिर्फ 50। असल में राजीव 50,000 बोलने वाला था, लेकिन जेनी समझती है कि वो 50 करोड़ मांग रहा है और बिना ज्यादा सोचे समझे वो उसकी फीस अप्रूव कर देती है। ये देखकर राजीव और उसका मैनेजर दोनों शॉक हो जाते हैं और भाई वो 50,000 से फीस 200 करोड़ तक ले जाती है और जेनी भी हाँ बोल देती है। इसके बाद राजीव का मैनेजर देव और दास को राजीव की पर्सनल लाइफ का एक राज बताता है। वो कहता है कि राजीव अब रोमांटिक फिल्मों से नफरत करता है क्योंकि 5 साल पहले उसकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ था। उस समय राजीव और मशहूर एक्टर नादिया एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरी हीरोइन राजीव को पाना चाहती थी। उसने दोनों के बीच ऐसी गलतफहमी पैदा कर दी कि राजीव और नादिया का रिश्ता टूट गया। इसी बीच देव और दास की एक और मुसीबत सामने आती है। उन्हें लगातार रोमियो नाम के आदमी का फोन आ रहा था, लेकिन वो हर बार कॉल काट देते थे। आखिरकार रोमियो खुद अपने साथी अन्ना के साथ उनके सामने पहुंच जाता है। तब पता चलता है कि रोमियो और अन्ना कोई मामूली लोग नहीं बल्कि शहर के खतरनाक डॉन है। देव और दास ने उनसे 5.5 लाख रुपए उधार लिए थे जो अभी तक वापस नहीं किए थे। देव और दास उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही फिल्म पूरी होगी वो पैसे लौटा देंगे, लेकिन इस बार रोमियो और अन्ना पैसे नहीं मांगते। वो कहते हैं कि उन्हें इस फिल्म में रोल चाहिए और वो भी हीरो का रोल। अब देव और दास के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। मजबूरी में वो दोनों डॉन को भी फिल्म का हीरो बना लेते हैं। दूसरी तरफ राजीव अपने पापा को याद करके इमोशनल हो जाता है। उसके पापा भारतीय सेना के ऑफिसर थे जो 15 साल पहले एक खतरनाक मिशन पर गए थे, लेकिन उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। राजीव आज भी उम्मीद लगाए बैठा था कि किसी दिन उसके पापा जरूर लौटेंगे। कुछ समय बाद फिल्म की पूरी कास्ट एक जगह इकट्ठा होती है। राजीव वहाँ पहले से मीडिया बुला लेता है और सबके सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे वो अभी भी बहुत बड़ा सुपरस्टार हो। तभी रोमियो और अन्ना भी वहाँ पहुंच जाते हैं। दोनों खुद को फिल्म का असली हीरो मान रहे थे, जबकि राजीव खुद को सबसे बड़ा स्टार समझ रहा था। बस फिर क्या था, तीनों के बीच ईगो की लड़ाई शुरू हो जाती है। सबको लगता है कि फिल्म उसी के दम पर चलेगी। हालत बिगड़ते देखकर देव और दास बीच में आते हैं और सभी को शांत कराते हैं। वो बताते हैं कि फिल्म आर्मी पर बेस्ड है, इसलिए शूटिंग से पहले सभी आर्टिस्ट को स्पेशल आर्मी ट्रेनिंग लेनी होगी। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी एक सख्त महिला ऑफिसर को दी जाती है। वो सिर्फ एक्टर्स को नहीं बल्कि डायरेक्टर्स, कैमरामैन और पूरी यूनिट को भी ट्रेनिंग में घसीट लेती है। हर दिन उन्हें बंदूक चलाना, बॉम्ब फेंकना, अटैक से बचना और वार जैसे सिचुएशन हैंडल करना सिखाया जाता है। किसी को ये ट्रेनिंग मजाक लगती है, किसी को टॉर्चर, लेकिन आगे चलकर यही ट्रेनिंग उनके काम आने वाली थी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। बिजनेसमैन का मकसद सिर्फ इतना था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो, इसलिए फिल्म के लिए बहुत बड़ा सेट तैयार किया जाता है। इसी बीच पता चलता है कि फिल्म में जेनी और नादिया दोनों हीरोइंस है। जेनी को फिल्म में इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके पापा को पूरा भरोसा था कि अगर उसकी बेटी एक्टिंग करेगी तो फिल्म पक्का फ्लॉप होगी। भाई नादिया ने फिल्म को एक खास शर्त पर साइन की थी। उसने साफ कह दिया था कि वो फिल्म में राजीव के साथ नहीं बल्कि रोमियो और अन्ना के साथ दिखेगी। शूटिंग शुरू होते ही सेट पर रोज नया तमाशा देखने मिलता है। राजीव, रोमियो और अन्ना हर वक्त इसी बात पर लड़ते रहते हैं कि असली हीरो कौन है और
सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम किसे मिलेगा। इसी बीच क्लाइमैक्स का एक सीन शूट होना था जिसमें राजीव के कैरेक्टर की मौत दिखाई जानी थी। देवर दास नादिया को समझाते हैं कि जैसे ही राजीव का कैरेक्टर मरेगा उसे तुरंत अन्ना को गले लगाना है, लेकिन जैसे ही राजीव को ये पता चलता है कि क्लाइमैक्स में उसके कैरेक्टर को मरना है, वो साफ मना कर देता है। उसका कहना था कि वो किसी भी हालत में स्क्रीन पर मरने वाला नहीं है। शूटिंग शुरू होती है, स्क्रिप्ट के हिसाब से उस पर गोलियां चलती है, लेकिन राजीव मरने की जगह बार बार उठकर फिर ओवर एक्टिंग शुरू करने लगता है। अन्ना का गुस्सा भी चढ़ जाता है, वो भी सीन में फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन राजीव फिर भी मरने का नाम नहीं लेता। देखते ही देखते पूरा सीन खराब हो जाता है, सेट पर बहस शुरू हो जाती है और सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। असल में ये क्लाइमैक्स का आखिरी सीन था, इसलिए सीन पूरा होते ही सेट को ब्लास्ट से उड़ाने की तैयारी पहले से की गई थी। दास तुरंत दुबे से कहता है कि टेक्नीशियन को ब्लास्ट रोकने के लिए कहो, क्योंकि सीन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन दुबे का इशारा को टेक्नीशियन गलत समझ लेता है, उसे लगता है कि ब्लास्ट करना है और फिर भाई जोरदार धमाका होता है। करोड़ों का सेट पल भर में एकदम मलबे में बदल जाता है। इस अफरा तफरी में दुबे के पास उस बिजनेसमैन का फोन आता है। वो घबराई हुई आवाज में बताता है कि उसके घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ चुकी है, उसकी प्रॉपर्टी और पैसा जब्त हो चुका है। अब उसकी आखिरी उम्मीद ये फिल्म थी, अगर फिल्म हिट नहीं हुई तो वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर दुबे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ फिल्म अधूरी थी और दूसरी तरफ क्लाइमैक्स वाला सेट पहले ही उड़ चुका था। अब प्रॉब्लम ये थी कि आखिरी सीन शूट कैसे होगा। तभी यूनिट का एक टेक्नीशियन बताता है कि आजादगंज नाम का एक गाँव में बिल्कुल ऐसा ही लोकेशन मौजूद है, अगर वहां जाकर शूटिंग की जाए तो क्लाइमैक्स आसानी से कंप्लीट हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहां कोई रेंट या एक्स्ट्रा खर्च भी नहीं देना पड़ेगा। दुबे को ये आइडिया पसंद आता है और वो डिसाइड करता है कि पूरी टीम अगले ही दिन आजादगंज जाएगी। लेकिन देव और दास एक बात साफ कहते हैं, उनका मानना था कि एक्टर्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि वहाँ असली गाँव के लोग हैं। अगर उन्हें सच पता चल गया तो वो शूटिंग के बजाय सवाल जवाब करने लगेंगे। इसलिए प्लान बनता है कि पूरी कास्ट को बताया जाएगा कि आजादगंज में हर आदमी एक्टर है और पूरा गांव शूटिंग के लिए तैयार किया गया है। अगले दिन टीम को बताया जाता है कि क्लाइमैक्स की शूटिंग रियल लोकेशन पर होगी और पूरी फिल्म सिर्फ एक दिन में फिनिश करनी है। एक्टर्स हैरान रह जाते हैं कि इतना बड़ा क्लाइमैक्स एक ही दिन में कैसे शूट होगा। देव और दास बताते हैं कि गांव में अलग अलग जगह कैमरा लगाए जाएंगे ताकि हर एंगल रिकॉर्ड हो सके और शूटिंग जल्दी कंप्लीट हो जाए। सब लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब दुबे, देव और दास हेलीकॉप्टर से निकलने लगते हैं तभी उनका एक आदमी उन्हें वार्निंग देता है कि आजादगंज पर कभी कभी आतंकवादी भी आते हैं। पर वो तीनों इस बात को सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ऐसी वार्निंग तो आती रहती है, आतंकी रोज थोड़ी ना आ जाते होंगे। और भाई यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब कहानी का फोकस आजादगंज गांव पर आता है। ये गांव पिछले 20 सालों से जतारा नाम के एक आतंकवादी के कब्जे में था। उसने पूरे गांव को बंधक बना रखा था ताकि सरकार उसकी मांगे पूरी करे। जतारा सरकार को धमकी देता है कि अगर शाम 5:30 बजे तक उसके साथियों को रिहा नहीं किया तो वो पूरे गाँव को खत्म कर देगा। गाँव में जोया नाम की एक महिला भी रहती थी। जतारा पहले ही उसके पति को मार चुका था। अब वो चाहता था कि जोया उसकी बात माने और उसके साथ चले जाए, लेकिन जोया हर बार उसका विरोध करती थी। उसके साथ उसकी बेटी उर्फी भी थी। गांव के लोग सिर्फ एक उम्मीद पर जिंदा थे कि किसी दिन इंडियन आर्मी आएगी और उन्हें इस नर्क से बाहर निकालेगी। कुछ ही देर बाद फिल्म की टीम वहां पहुंचती है। सभी आर्मी की यूनिफॉर्म में होती है क्योंकि वो क्लाइमैक्स शूट करने आए थे। गाँव वाले जैसे ही उन्हें देखते हैं उनकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार इंडियन आर्मी उन्हें बचाने आ गई है। दूसरी तरफ जतारा को खबर मिलती है कि गाँव में आर्मी ऑफिसर पहुंच चुके हैं। वो तुरंत अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि सभी को खत्म कर दो। गांव वाले खुशी और गुस्से में उन एक्टर्स के पास पहुंचते हैं, उनसे शिकायत करने लगते हैं कि आर्मी इतने सालों बाद उनकी मदद करने क्यों आई। लेकिन देव, दास और बाकी एक्टर्स को लगता है कि ये सब फिल्म का हिस्सा है। उन्हें लगता है कि गांव वाले भी एक्टर्स हैं और सभी अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं। चारों तरफ कैमरा से लगे हुए थे, इसलिए सभी लोग अपने अपने किरदार में घुस जाते हैं और आर्मी ऑफिसर की तरफ डायलॉग बोलने लगते हैं। गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि जतारा रोज उन पर जुल्म करता है। कुछ देर पहले ही उसने एक लड़के को सिर्फ इसलिए पीटा था क्योंकि उसने उस कुएं से पानी पी लिया था जहां से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इधर देव और दास को लगता है कि क्लाइमैक्स लगभग पूरा हो चुका है, अब बस एक विलेन चाहिए जिससे हीरो लड़कर फिल्म खत्म कर दे। ठीक तभी जतारा के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। देव उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे लगता है कि क्लाइमैक्स के लिए विलेन की बंदोबस्त हो गई है। वो राजीव, रोमियो और अन्ना से कहता है कि तुम्हारे सामने फिल्म का विलेन आ गया है। तो वो तीनों बिना डर के जतारा और उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लगता है
कि ये सब एक्शन सीन है और वो आतंकवादियों को जमकर पिटाई कर देते हैं। जतारा के आदमी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, वो घायल होकर वहां से भाग जाती है। आतंकवादियों को भागता देखकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव वाले सालों बाद पहली बार जश्न मनाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि इंडियन आर्मी ने आखिरकार उन्हें बचा ही लिया। लेकिन भाई ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही जतारा को अपने आदमियों की हार की खबर मिलती है, वो खुद भारी हथियारों और अपनी पूरी फौज के साथ गांव पहुंच जाता है। राजीव अभी भी यही समझ रहा था कि ये सब शूटिंग का हिस्सा है, इसलिए वो जतारा के सामने भी हीरो स्टाइल में लंबे लंबे डायलॉग मारने लगता है। लेकिन भाई जतारा कोई एक्टर नहीं, असली आतंकवादी था। वो बिना वार्निंग दिए रोमियो के हाथ पर गोली चला देता है। गोली रोमियो को छू कर निकल जाती है, लेकिन उसके शरीर से असली खून बहने लगता है और भाई यही पहली बार सबके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये शूटिंग नहीं है, जतारा के हाथ में नकली गन नहीं असली गन है और सामने खड़े लोग एक्टर्स नहीं असली आतंकवादी है। अब पूरी टीम डर जाती है, वो बाकी लोगों को भी सावधान करने लगती है। लेकिन राजीव अभी भी पूरी तरह सच समझ नहीं पाया था। वो अपने डायलॉग बोलता रहता है और जब उसे सच पता चलता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी भाई एक ही झटके में टूट जाता है। जो आदमी अभी तक खुद को हीरो समझ रहा था, वो अब डर से कांपने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए राजीव जतारा के सामने हाथ जोड़कर समझाने लगता है कि वो लोग यहाँ फिल्म की शूटिंग करने आए थे। उन्हें लगा कि जतारा और उसके आदमी शूटिंग का हिस्सा है, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो एक्टिंग समझकर किया। जतारा को यकीन दिलाने के लिए राजीव वहीं गाना गाने, नाचने और फिल्मी हरकतें करने लगता है। उसकी हालत देखकर जतारा को समझ आ जाता है कि ये लोग सचमुच फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। तभी जो है बीच में आ जाती है। वो जतारा से विनती करती है कि इन बेगुनाह लोगों को छोड़ दे। बदले में वो जतारा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। जोया की बात सुनकर जतारा बाकी लोगों को छोड़ देता है। राजीव और उसकी टीम वहां से निकलने लगती है, लेकिन अन्ना, रोमियो और देव का दिल नहीं मानता। उनका कहना था कि वो गांव वालों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। राजीव उन्हें समझाता है कि अगर वो रुके तो सभी मारे जाएंगे। लेकिन अन्ना, रोमियो, देव और उनके कुछ साथी गांव में रुकने का फैसला करते हैं। तभी जोया राजीव के पास आती है और उससे एक आखिरी गुजारिश करती है। वो कहती है कि वो शायद अपनी किस्मत से समझौता कर लेगी, लेकिन उसकी छोटी बेटी उर्फी को यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। राजीव उसकी बात मान जाता है और उर्फी को अपने साथ ले जाने लगता है। माँ से अलग होकर उर्फी फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पता चलता है कि कई साल पहले जब जतारा ने उसके पापा की हत्या की थी तो उस सदमे की वजह से उर्फी की आवाज चली गई थी। लेकिन आज जब वो अपनी माँ से अलग हो रही थी तो उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी आवाज वापस आ जाती है। वो जोर जोर से अपनी माँ को पुकारती है। उधर गांव में अन्ना, रोमियो, देव और उनके साथी आतंकवादियों का मुकाबला करने लगती है। वो गांव वालों को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरकार जतार के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। उधर राजीव को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि सिर्फ अपनी जान बचाकर भाग जाना सही नहीं है। जिन लोगों ने उन्हें आर्मी समझकर उम्मीद लगाई थी, उन्हें मरने के लिए छोड़ देना इंसानियत नहीं है। यही सोचकर राजीव वापस गांव